साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। दोस्तों देख रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 13 सेट कर लिया है। आज जो करने वाले हैं वो है सेट नंबर 14 और यह लिया गया है 6/4/2024 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए इस सेट को लगाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 14 कब लिया गया है? 6/4/2024 के फर्स्ट सेट में पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। तो देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या आए थे। देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके कि विद्यालय का संधि विच्छेद करना था, है ना। पार्ट 1 में जनरल हिंदी विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे विद्या जोरालय, पहला ही आपका सही है। विद्या जोरालय विद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसमें कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। देखिए समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आंसर सही बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है कि परमानंद का समास लिखे। परमानंद में जो है कौन सा समास है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा समास है इसमें। इसका समास विग्रह करिएगा तो परम है जो आनंद, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिस समास में विधेय और विशेषण का मेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर सी। देखिए यहाँ पे हम लोग का गद्यांश है। गद्यांश को न पढ़ते हुए पहले आपको क्वेश्चंस देखना है दोस्तों, है ना। ऐसे टाइम आपकी ज्यादा ना लगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया है? बताइए ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्या कि भगवान राम ने ऋषि मुनि की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का क्या किया? उत्थान किया। तो आइए देख लेते हैं हम लोग को ईसा मसीह से पूछा गया था तो लोगों का क्या किया? उत्थान किया। तो लोगों का ऑप्शंस क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, लोगों का उत्थान किया। देखिए आगे कह रहा वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं बताइएगा? अक्षर, पद या वर्ण या इनमें सभी? बताइए क्या बताएंगे? तो वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं ना वो कहलाते हैं पद। आंसर क्या बताइएगा? सी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या वह मेरा विद्यालय है, वह सर्वनाम है। ये तो पता है वह क्या है? सर्वनाम है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है ये हमें बताना है। सर्वनाम के भी भेद होते हैं, टोटल 6 होते हैं ना। उस 6 में से इस 4 में दिया गया है, बस इस 4 में बताना है कि कौन। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ये प्रश्न पूछा गया? नहीं, तो इसे काट देंगे हम लोग। ऑप्शन डी कट गया। अब तो 3 ही बच गया। 3 में हम लोग को बताना है कि वह जो है कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम आ रहा है? निज तो है नहीं, निज के लिए आप होगा, तुम होगा, है ना। अनिश्चय का बात है नहीं इसमें कोई, यानी यह निश्चय है। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन है क्या कि औषधि शब्द क्या है। औषधि जो है हमें बताना है कि यह शब्द कैसा है। तत्सम है, तद्भव, देशज या विदेशज है। तो कैसा है? तो यह जो है तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। आंसर ए बताइएगा। देखिए कह रहा विशाल वृक्ष के पत्ते जो है धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति में जो काले शब्द है वो हमें बताना है क्या होगा। ये धीरे धीरे, ये तो संज्ञा नहीं, इतना तो काट देंगे क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान आदि का नाम होता है। तो ये तो धीरे धीरे नाम है नहीं, है ना। तो ऑप्शन तो सी कट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए। विशेषण है नहीं है, तो है क्या? कर्म किया नहीं है, यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट होंगे। देखिए आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? दिलासा देना, रुलाना, बहलाना या खिल्ली उड़ाना? तो आंसर बता देंगे दिलासा दिलाना। आंसू पोंछना का मतलब। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध मतलब गलत कौन है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये तो ठीक दिख रहा है। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह जो है शहर से, ये होना चाहिए था वह शहर से, शहर के नहीं, शहर से होना चाहिए था। यहाँ पे ये गलत हो गया। कह रहा है कि लड़की झूले से गिर गई, ये ठीक है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट मिल गया। देखिए आगे कह रहा है क्या? अंधेरा होने से पहले किसान खेत लौट आया। ये काले शब्द में कौन सा पदबंध है? ये अंधेरा होने से पहले, ये कैसा पदबंध है बताना है आपको। तो ये तो संज्ञा होगा नहीं, संज्ञा को पहले हटा दीजिए। तो संज्ञा हट गया।
और सर्वनाम भी हट गया आपका, ये विशेषण है नहीं, ये तो ये क्या है, तो फिर क्रिया है। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सही बताएंगे। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग बताएंगे किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वह क्रिया विशेषण का। ऑप्शन सी करके बताइएगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, बल्कि क्रिया का होता है, क्रिया विशेषण नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा क्रिया का होता है ना। निम्नलिखित वाक्य में हमें शुद्ध ढूंढना है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है, जिसमें से 3 गलत होंगे आपके। आइए पहले देखते हैं कौन सा हम लोग का शुद्ध है। कह रहा है कि आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ये तो बिल्कुल सही दिखा हमें। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। तुम, मैं और वह चलेगा, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मैं, तुम और वह चलेगा ये हो सकता था। देखिए, सारी राज्य उसके लिए एक थाती थी, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या मिला, राइट आंसर सिर्फ एक मिला। बताइए शब्द शक्ति के कितने भेद है, कितने भेद है शब्द शक्ति के, तो आंसर बता देंगे शब्द शक्ति के 3 भेद है। वो कौन कौन है, तो वो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे कह रहा है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं कौन सही है। कह रहा अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पे आश्रित होती है, बिल्कुल नहीं। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पे आश्रित होती है, बिल्कुल नहीं। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पे आश्रित होती है, बिल्कुल ही नहीं। ये है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां जो है अभिधा पर आश्रित होती है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हुआ। जहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित है वहां डैश होता है, बताइए क्या होता है, तो वहां पे होता है दीपक अलंकार। कौन सा अलंकार, दीपक अलंकार होता है वहां पे। बताइए काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार जो ला दे उसे साहित्य में क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है उसे, रस अलंकार, छंद या अर्थालंकार, क्या कहिएगा। तो ये तो पहले काट दीजिए, अर्थालंकार क्या शब्द और अर्थ में लाता है ना, तो पहले हम लोग तो अर्थालंकार को काट देंगे। बताइए अब 3 ऑप्शन आपके पास है, कौन होगा, तो करेक्ट बताएंगे वो सजाता है अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार आपको खोजना है, कौन सा अलंकार है इसमें, तो कौन सा अलंकार है इसमें, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। कौन है, रूपक है, आंसर सही बताएंगे। देखिए आगे कह रहा है कि किस पंक्ति में रूपक अलंकार है, ये हमें ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी पंक्ति में रूपक अलंकार है। देखिए कह रहा है कि शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इसमें कौन सी अलंकार है, बताइएगा। कह रहा है कि मखमल के झूल परे हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, इसमें कौन अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन अलंकार है। तो आप तो ये बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि र र र र रिपीटेड है, मतलब कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार होंगे ना, अनुप्रास अलंकार। अब बताइए कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, इसमें कौन सी अलंकार आ जाएगी, तो इसमें आ जाएंगे आपके अलंकार, ये हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, कैसे, तो नाथ सकल, यहाँ देख रहे हैं स स स 3 बार रिपीटेड, ये भी हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए मखमल के झूल परे हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार आपको बता देना है। सा जहां पे आ जाए, सा से शीशम, तो वो कहाँ पे चल जाते हैं हम लोग, उपमा अलंकार में। हमें क्या ढूंढना था, रूपक अलंकार, तो बच गया एक ही, वो ऑप्शंस बन जाएगा आपका रूपक अलंकार, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिनाको लोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से, इसमें हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिएगा तो अलंकार इसमें कौन सी हो जाएगी, आपको बता दें जहां भी ज्यों जनहू मनहू ऐसे यदि आ जाए वर्ड, देख रहे हैं मानो मनहू ऐसे आ जाए, तो सीधे आपको कहाँ देखना है, बस उत्प्रेक्षा अलंकार को देखना है। तो ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर बी बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताइएगा। सासे शीशम जहां भी मिले वो कौन से अलंकार हो जाते हैं, तो आप बताइएगा कि वो अलंकार हमारा उपमा अलंकार, इसमें तो उपमा है नहीं। आपको एक बात बता दे, एक
जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, उसमें जो है एक नहीं बल्कि बहुत सारे भी अलंकार हो सकते थे, अलंकार होते हैं, हो सकते थे नहीं बल्कि होते ही हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस बेसिस पे आपको चुनना होता है। तो इसमें हमारे पास तो उपमा अलंकार दिया नहीं है, तो हटा दीजिए। क्या यमक है? बिल्कुल नहीं। क्या विभावना? नहीं। रूपक नहीं। ये क्या है? विरोधाभास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य वर्ण से दूना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं हम लोग हर्ष, प्लतु, गुरु या लघु। तो उसे कहते हैं हम लोग गुरु। आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइएगा निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? ना जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। बताइएगा आंसर्स क्या होंगे? तो आंसर बताएंगे द्रुत विलंबित। क्या हो जाएंगे आंसर्स? द्रुत विलंबित है। देखिए आगे कह रहा है कि औज गुण की विशेषताओं, औज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन सा है? कौन सा सही है? तो आइए देख लेते कौन सा सही है। कह रहा है क्या? पहला कि ट वर्गीय व्यंजनों का अधिक्य, ठीक है, समासिक पदावली का प्रयोग, ठीक है, वीर रस की व्यंजना, ये भी ठीक है, समस्त नौ रसों की व्याप्ति, बिल्कुल नहीं। ऑप्शंस क्या बताएंगे? राइट आंसर्स बी करेक्ट होंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो आंसर बताएंगे संचारी भावों की संख्या जो है वो है टोटल 33। कितने हैं? 33। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। देखिए पार्ट बी, पार्ट 2 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है क्या कि 3 और प्लस 2√5 कैसी संख्या है? तो ये सीधे आप क्या बता देंगे? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वैल्यू तो 2.14 करीब में होता है। आगे देखेंगे इसको हमें, ये जो लिखा गया है इसको सरलतम रूप लिखना है, मतलब इसे छोटा से छोटा करना है। जितना आप डिवाइड कर सकते हो उसे डिवाइड करिए और बताइए कि क्या हो जाएंगे। चलिए इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में 7 है, ये लास्ट में 5 है, तो ये किससे कटने वाला होगा? या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटने वाला होगा। तो आइए 3 से हम लोग काट के देखते हैं। तो आप बिल्कुल काट सकते हैं 3 से, है ना। 3 से ये नीचे काटिए तो 3 एकम 3 और ये हो जाएंगे 3 3 9 3 5 15, है ना। इससे भी छोटा हम लोग कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 3 5 15। इससे छोटा तो होगा नहीं। तो आंसर क्या आया हमारा? 43/45, राइट आंसर से। देखिए कह रहा ए इंटू बी क्या है? LCM। ए इंटू बी इंटू HCF जो है ए और बी, मतलब महत्तम संपर्तक, यह केवल सत्य है। बताइएगा कैसे होगा सत्य? तो देखिएगा आपको बता दे दोस्तों कि ए यदि कोई संख्या है, सपोज कर ले, और बी भी कोई संख्या है दूसरी, तो आपको पता होगा कि LCM गुने HCF इक्वल होते हैं। ये तो आपको बात पता होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पे वही बताया गया है ना कि दो संख्याओं के लिए यह सत्य होगा, यानी आंसर कौन होगा? दो संख्याओं के लिए यह सत्य होगा। ऑप्शन ए बताएंगे। देखिए कह रहा है जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेगा? उसे विरोधी कहिएगा। क्या कहेगा? विरोधी। आंसर से कह रहा है यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 अनगिनत हल हो तो k का हमें वैल्यू बताना है। इस k का वैल्यू क्या होगा? चलिए हम लोग अनगिनत हल है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अनगिनत हल के लिए a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। ये अनगिनत हल के लिए फॉर्मूला होता है ना। तो आपके पास ए कौन सा बन जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि ए आपका ये बनेगा, B1 ये है, C1 ये है, A2 ये है, B2 ये है, C2 ये है। ठीक है ना। चलिए हम लोग रखते हैं A1 A2 और B1 B2 C1 C2 को। तो A1 क्या है हमारे पास? 2, A2 कितना है? 4 इक्वल B1, B1 कितना है? तो 3 और B2 कितने हैं? तो आपके पास K है। C1 कितना है? तो आप बताएंगे 5 और C2 कितने हैं? तो 10, है ना। अब देखिए ये जो आपके पास ये है ना, ये या तो इसके इक्वल में रख सकते हैं या तो इसके इक्वल में, किसी से भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए हम लोग इसी का इक्वल करते हैं, पहले वाला का इक्वल। तो आप रखेंगे 2/4 इक्वल रखेंगे 3/k, है ना। तो आप देखेंगे इसे हम लोग काट सकते हैं 2 टाइम्स में। ये 3 और 2 में मल्टीपल होगा तो 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आप यदि चाहते हैं कि इससे भी करिएगा ना तब भी उतना ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3/k है इक्वल में 5/10 है ना, इसे काटेंगे तो 2 आएगा, 3
2 जा 6 यानी k का वैल्यू ऐसे भी करके 6 ही आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू तो आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या 2x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ 7, 3x प्लस 2y बराबर 12 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें बता देना है कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला इक्वेशन लिखते हैं और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x और प्लस वाई इक्वल कितना है 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। दूसरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल कितना है 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल लिखेंगे हम लोग 7। और जैसा है मेरा सेकेंड इक्वेशन रखते हैं 3x और प्लस में 2y इक्वल में 12 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये घटाइएगा तो आपके पास x आ जाएगा और ये घटाएंगे तो माइनस में 5, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ गई हमारी, तो 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी, तो 5 आ गई। जब x की वैल्यू हमारे 5 आ गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या गलत हो गया, हम लोग 2 से मल्टीपल कर रहे हैं 7 में, तो 7 2 जा कितना होता है 14 होगा ना यहाँ पे दोस्तों, ये गलती हो गया आपका, है ना। 14 होना चाहिए, तो 14 में से 12 घटाएगा तो 2 ना होगा यहाँ पे, है ना। 5 नहीं बल्कि 2 आएगा, है ना दोस्तों। ये हम लोगों ने मल्टीपल में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जब 2 आ गई तो कोई भी इक्वेशन आपको मन कर रहा है कि 2 इक्वेशन में रखने के लिए एक्स का वैल्यू तो इसमें रखिए, मन कर रहा है 1 में रखने के लिए तो इसमें रख सकते, किसी में भी रखिए तो आंसर उतना ही आएंगे। हमें एक्स का वैल्यू 2 आ चुका है, तो हम रखते हैं पहला इक्वेशन में। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल कितना है 7, एक्स का वैल्यू 2 आ चुका है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस वाई इक्वल 7 है, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 4, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। तो आपने देखा x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएगा 5, ऑप्शन देखिए 5 है, तो यस ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, पहले 10 अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी वो आप जानेंगे। पहले क्या हो जाएंगी, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11 होगा, 13 होगा, 17, 19 होगा, 23 होगा और लास्ट 29 होगा। ये 10 हमारे हो जाएंगे अभाज्य संख्या। देखिए तो ये एक सम संख्या है, मतलब 10 टोटल है। 10 के लिए क्या करेंगे, n/2 माध्यिका निकालने के लिए प्लस करेंगे n/2 और प्लस 1 को 2 से डिवाइड, तो कितना आया था 10, टोटल 10 है तो 10 को आधा करोगे तो 5 और प्लस 5 एक छठा, पांचवा और छठा पद का आधा, पांचवा कौन सा है तो आप काउंट करेंगे तो पांचवा 11 आ रहा है और छठा 13 आ रहा है, तो 11 और 13 को ऐड करिए तो कितने हो जाएंगे आपके पास 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ गया, तो आप बताएंगे माध्यिका जो आया वो 12 आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है यदि दिए गए आंकड़े में ऐसे नंबर्स को हटा दिया है, कह रहा है कि ये सभी जो नंबर है इससे 35 को हटा दिया जाता है, इस नंबर में से किसको हटा दिया जाता है, बस इसको 35 को, तो माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी ये हमें बताना है। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा। देखिए इसमें से कितना हटा देता है 35 हटा देता है ना, तो पहले टोटल संख्याएं कितने हैं वो तो पहले काउंट कर लेंगे हम लोग, तो टोटल काउंट किए हैं टोटल नंबर्स, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, देख रही 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एक सम संख्या आ रही है। तो हम कैसे निकालेंगे सम संख्या के लिए, है ना, कि n/2 अभी जस्ट बताए हैं, प्लस में होगा n/2 और प्लस 1/2, यही था ना। तो कितने हैं 8, 8 का आधा 4 और प्लस 4 एक पांचवा, तो चौथा और पांचवा पद का आधा, तो चौथा और पांचवा पद कौन सा हो जाएगा, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में है हमारा, चौथा पद कौन सा है आप देखेंगे, चौथा पद 36 है और पांचवा पद 37 है, 36 और 37 को ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा आपके पास 73 को आधा करिएगा तो आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, है ना, 36.5 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं नया आंकड़ा, कब, जब हमारा इसमें से क्या निकल जाएगा 35 को हटा दिया तो विषम संख्या हो जाएगा, विषम मतलब 7, तो हम कैसे निकालेंगे n+1/2, है ना, मतलब लिखेंगे 7 और प्लस 1/2, मतलब 8 का आधा कितने हो जाएगा 4, चौथा पद आपको निकालना है, तो चौथा पद क्या है तो आप चौथा पद बता दीजिएगा कि आपके पास 36 है। चौथा पद क्या है तो आप देखेंगे 35 हट जा रहा है तो चौथा पद 37 आ जा रहा है, 35 को तो हटा दिया जाता है, चौथा पद कौन सा 37 हो जा रहा है, तो ये 37 में से यदि हम लोग 36
0.5 को घटाते हैं तो कितना का डिफरेंट आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कितना का आ रहा है, 0.5 का, कितना का आ रहा है, 0.5 का डिफरेंट आ रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है यदि दो रेखीय समीकरण का आलेख चिन्ह ग्राफ पर निम्न तरीकों से दर्शाया गया है तो कितने हल संभव हो सकते हैं, कितने हल संभव हो सकते हैं, देखेंगे इसमें कह रहा है कोई हल नहीं, अनंत हल, दो हल या कुछ नहीं। तो आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर्स बनेंगे कि इसमें कोई हल नहीं होगा, कितने होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। आगे प्रश्न कह रहा है क्या इसमें कि कुछ धनराशि उधार लिया गया तथा उसे दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान कितना है 882 रुपये तथा ब्याज की दर 5%, तो वार्षिक हो तो धन उधार लिया गया है कितना, वो हमें बता देना है। तो इतना लिया गया, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे कि 882 रुपये है ना, कितने हैं 882 रुपये और ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा है 5%, तो हम लोग निकालेंगे गुन्ने 100 और बट्टे कितने हो जाएंगे हमारा 105 और प्लस में हम लोग लिखेंगे 882 रुपया है ना, और यह जो होगा यह किसके गुणा में होगा, तो यह जो हो जाएगा आपके पास 100 और बट्टे 105 है ना, ये किसके इक्वल में हो जाएगा, तो यह x के इक्वल में हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे x जो है आपका क्या है, तो उधार दी गई जो राशि है वो है x यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये कटने वाला होगा तो आप काटिए इसको, तो आप काटिएगा ना तो ये कटेंगे आपके और बचेंगे यहाँ पे 840 और प्लस में बचेगा 882 है ना, ये बचेगा इक्वल में, इक्वल में नहीं अभी तो 100/105 है ही है ना। अब इक्वल में x है हमारे पास, अभी इसको और भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग के पास कितने आ जाएंगे 1722 और गुणे हो जाएगा 100/105 है ना, ये आप लिखिएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे 1640 इक्वल एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1640 रुपये आ गई। तो आंसर देखेंगे 1640 है क्या, तो यस उधार लिया गया जो धन है वो है 1640, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा, राइट आंसर ए बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर 12,000 के नगद मूल्य अथवा 3600 के तुरंत भुगतान तथा प्रति छमाही दो समान किस्तों पर उपलब्ध है, यदि डीलर 20% वार्षिक दर से छमाही संयोजित होने वाले ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, यह हमें बताना है। तो देखिए किस्त वाला एक हर शिफ्ट में पूछा गया है तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसको बनाना होगा आपको है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी हम लोग स्पेस लेते हैं और किस्त वाले के लिए हम पहले करते हैं रेफ्रिजरेटर का जो नगद मूल्य है उसे लिखते हैं हम लोग, क्या है नगद मूल्य है ना। जो नगद हमारा प्राइस है दोस्तों वो कितना है 12,000 रुपया दिया गया था, ओके। अब कह रहा है जो तुरंत भुगतान कर रहा है जस्ट है ना, जो जस्ट कर रहा है भुगतान वो कितना कर रहा है 3600 रुपये कर रहा है, ठीक। अब जो शेष हमारे पास बचेगा 12,000 में से 3600 घटेगा तो कितने बचेंगे 8400 बचेंगे, ये 8400 जो शेष आपके बचे रेट कितना ले रहा है तो आप बताएंगे 20%, लेकिन कैसा है छमाही है तो सीधे आधा हो जाएगा तो 10% बताइएगा है ना। और हम मान लेते हैं यहाँ पे किस्त की राशि जो है हमारा कितना है वो 100 रुपया है, जब 100 रुपया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि यही 8400 रुपये को कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले पहले बार में देखिएगा तो 1+r होता है अपॉन में 100 होता है ना, कि पावर कुछ नहीं रहेगा और प्लस में x अपॉन हो जाएगा 1+10/100 की पावर हो जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि दो किस्त है छमाही के रूप में है तो इसलिए दो बार किस्त देंगे इसको 8400 तो रहेगा यहाँ पे और प्लस में इक्वल में लिखेंगे हम लोग x, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करिएगा तो ये कटेगा 10, 10 और 1 11, मतलब ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 और बट्टे 11 हो जाएगा x और प्लस इसे भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 121, मतलब 100 और बट्टे 121 x हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 8400 एंड मल्टीप्लाई बाय 121 डिवाइडेड बाई 210, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4840, मतलब कितने आएंगे 4840 आ जाएगा जो हमारा प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी ये। तो आंसर देखेंगे कौन सा है तो आप बताइएगा 4840 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा वो हमें बताना है, इसके नियामक क्या होगा।
मध्य बिंदु का। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज को हम लोगों ने ड्रॉ करा, ये एक त्रिभुज जो हमारा ए बी एंड सी है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है -1 और 0, बी का भी वैल्यू दिया है 5 और -2, और सी का भी वैल्यू दिया हुआ 8 और 2 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे आपको पता है x1 ये x2 ये x3, y1 y2 y3 है। जब यहाँ पे दिया है तो हम मान लेते हैं ABC के केंद्रक जो हमें निकालना है, यही ना केंद्रक है इसका। तो ABC का जो केंद्रक हमें ये फाइंड करना है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा है x और y है। ये हमने x और y मान लिया। तो x और y कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? तो x और y फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि x1 प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y1 प्लस y2 और प्लस y3, ये हो जाएगा अपॉन में 2। यहाँ से हमारा x और y निकालना है। अब देखेंगे x1 की वैल्यू दी हुई है कितना है -1 प्लस 5 और प्लस में 8 अपॉन में हो जाएगा 3। y1 की वैल्यू 0 -2 और प्लस में 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितने हो जाएंगे 5 3, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो ये 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 3 और ये तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इसे डिवाइड करेंगे तो 0, यानी 4 और 0 जो हमारा निर्देशांक आने वाला है। देखेंगे 4 0 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। त्रिभुज के केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को अनुपात में विभाजित करते हैं, वो कौन सा अनुपात है? तो वो अनुपात है 2:1 है, 2:1 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोनों का कौन सा समूह आरोही क्रम में है? कौन सा समूह जो है आरोही क्रम में है? देखेंगे आरोही क्रम वो होता है जो छोटा से बड़ा होता है। तो क्या ये छोटा से बड़ा हो रहा है? नहीं, 30 के बाद 20 आ गया, ये बिल्कुल नहीं। क्या ये 20 से 40? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या 20 से 30, 30 से 40? बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य विधि द्वारा एक रेखाखंड के विभाजन का औचित्य प्रदान करने के लिए किस परिमेय की कसौटी का उपयोग किया जा सकता है? तो इस कसौटी का नाम है बीपीटी। क्या नाम है? बीपीटी। आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे बी आंसर्स। यदि समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण 63 है तो दूसरा न्यूनकोण कितना होगा? देखिए समकोण कहने का मतलब सीधे है कि 90 डिग्री। तो देखिए एक हमने समकोण बनाया तो ये 90 डिग्री हो गए और एक न्यूनकोण दिया है 63 डिग्री, तो एक आगे बताना है कि ये क्या होगा। तो ये 9 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 150 डिग्री। हमें घटा देना है किससे? टोटल 180 होते हैं तीनों कोणों का योग, तो 180 में से 153 को घटा लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 27। ऑप्शन नंबर क्या है? तो राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 27 डिग्री होगा। आगे क्या कि दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया हुआ 8 और 27 अनुपात में, यदि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्रमशः गोले की त्रिज्या है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर क्या होगा, ये हमें बता देना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गोले का आयतन होता क्या है? पहले 4/3 पाई आर क्यूब है ना। दूसरा क्या है? ये भी 4/3 और पाई आर क्यूब। आपने देखा एक हमने कैपिटल वाला लिया, एक स्मॉल वाला आर लिया, ठीक है ना। दोनों का दिया हुआ है रेशियो, तो इसका कितना दिया हुआ? इसका 8 दिया हुआ है, इस वाले का कितना दिया हुआ? 27 दिया हुआ। तो क्या ये 4/3 और पाई 4/3 और पाई कैंसिल कर सकते हैं? अब देखेंगे इसके बदले कितना लिखेंगे? 8, इसके बदले कितने लिखेंगे? 27, ठीक है। अब ये क्यूब है, क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पे, इस पे भी क्यूब रूट आ जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का कितना होता है? 3 होता है। तो आपने देखा स्मॉल आर 2 निकल चुका है, कैपिटल आर 3 निकल चुका है। हमें बताना है क्या? हमें बताना है कि आर माइनस आर और रेशियो आर बताना है ना। तो देखिए कैपिटल आर कितने निकले थे अभी हम लोग के? कैपिटल आर 1 एंड स्मॉल आर 2 निकला था ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर जो है दोस्तों, कैपिटल आर 3 निकला है ना और स्मॉल आर 2 निकला हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाइए, अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 घटाइए कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे कि 1 और बट्टे 2 कितने आ गए? 1:2। तो है क्या ऑप्शन नंबर 1:2? तो यस ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए बताइएगा। कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 और 2 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये हमें बता देना है। क्या हो जाएगा आयतन का अनुपात? तो देखिए दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 और 2 के रेशियो में। आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4
पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 गोले के दिया हुआ है। तो दूसरा भी नीचे रख लेंगे 4 पाई आर, कैपिटल में हम इसे रख लेते ताकि पता चलेगा कि कौन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल होगा, इक्वल में कितना दिया हुआ रेशियो, 1 और 2 के रेशियो में दिया हुआ। तो हमारे पास क्या बच गया, आर और अपन आर का होल स्क्वायर बच गया, इक्वल में 1/2 है ना इतना। तो आप बताएंगे स्क्वायर रूट हटाइएगा तो इस पे आ जाएगा, तो आप बताएंगे आर अपॉन आर इक्वल हो जाएंगे 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 का। तो इसका कितना बताइएगा 1/√2, क्योंकि 1 का तो 1 हो जाता है, √2 का तो निकलेगा नहीं। तो मतलब कि हमारा आ गया स्मॉल आर 1 और कैपिटल आर √2। अब हमें निकालना क्या है, तो आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग ने डिस्कस करा है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। दूसरा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग 4/3 4/3 4/3 4/3 कैंसिल कर लेंगे, बस आर क्यूब 1 का है तो 1 का करिएगा तो 1 ही रह जाएगा। रेशियो ये √2 है, √2 का होल क्यूब करिएगा, √2 का होल क्यूब करिएगा तो इसको 3 टाइम मल्टीपल करना है, √2 गुने √2 और गुने √2 कितने हो जाएंगे, इस 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2√2। तो आपने देखा कितना आ गया 1:2 आ गया। तो आइए देख लेते हैं है क्या ऑप्शन इतना हम लोग के पास। तो यस, ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे आप, राइट आंसर बी करेक्ट है आपके। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई पूर्णांकों में होती है तो उसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक होता है। एक त्रिभुज 21 सेंटीमीटर और परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हीरोन फार्मूला का यूज करके आपको बताने होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। इसमें हम लोग को पहले निकालने होंगे एस। एस आपको आता होगा निकालने, एस का होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग ले लेते हैं, इसे अर्ध परिमाप बोलते हैं हम लोग एस को। तो अब लिखेंगे सभी का इंक्लूड करेंगे a प्लस बी प्लस सी को, तो कितने आ जाएंगे 48 आ जाएंगे। अपॉन में कितना लिखेंगे 2, इसे डिवाइड करिएगा तो कितने आ जाएंगे 24। हमारा एस आ चुका है 24। जब एस आ चुका है 24 तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी इक्वल लिखेंगे 48 और माइनस 21, कितने आ जाएंगे आपके पास 27। कितने आ गए हैं 27 आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास a कितना है 10, b कितना है 17, तब हमें क्षेत्रफल फाइंड करने हैं। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड करते हैं। क्षेत्रफल फाइंड करने के फॉर्मूला क्या होते हैं, रूट अंडर होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पे रखेंगे एस की वैल्यू हम लोग का 24 आया था, तो 24 इंटू 24 में से ए घटाएंगे मतलब 10, तो 24 माइनस 10 है ना। फिर यहाँ पे 24 माइनस 17 लिखेंगे, फिर घटाएंगे हम लोग 24 माइनस सी कितनी हम लोग के पास 21 है ना। ये अभी अंडर स्क्वायर रूट ही रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ये तो 24 हो जाएगा, घटेगा 24 में से 10 तो कितने हो जाएंगे 14, इसमें से घटाएंगे तो 7, इसमें से घटाएंगे तो 3। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास है 14, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 और गुने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 गुने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक साथ है, यहाँ पे भी एक साथ है, तो एक साथ को बाहर निकाल दीजिए, है ना। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को भी एक बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे 12 है यहाँ पे और 3 है, तो 12 और 3 में मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे 36। 36 का क्या होता है, तो अब बताइएगा 36 का 6 होता है, तो 6 भी बाहर निकाल दीजिए। तो अब ये जो भी बच गए ये हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ चुके हैं, मतलब हमारा जो है रूट से निकल चुके हैं ये। तो मल्टीपल कर देंगे 7 और 6 में 42, 42 और 2 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 84। तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो कितने आएंगे 84। ऑप्शंस देखेंगे तो 84 हमारे पास क्षेत्रफल आ गए। लेकिन हमें तो बताना क्या है, हमें सबसे छोटी भुजा बताना है। सबसे छोटी भुजा कौन सी थी, तो सबसे छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर वाली है, कौन है तो 10 वाली, ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। जो ए हमारी है 10 सेंटीमीटर ये बतानी थी, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी थी, है ना। तो आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सबसे अधिक हो क्या कहलाती है। आपको पता है एक टर्म जैसे दिया गया, हमने मान लिया 2 4 6 2 7 है ना, 2 4 3 2, ऐसे मैंने एक टर्म दे दिया।
इस टर्म में पूछे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी नंबर आई है, तो सबसे ज़्यादा बार आप बताएंगे कि सर यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं, मोड मतलब बहुलक कहते हैं। सबसे ज़्यादा बार आने वाले नंबर्स को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। यही तो पूछा है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, तो वो बहुलक बनेगा। देखिए ये नंबर दिया है, इसका हमें माध्य निकालना है। चलिए हम लोग माध्य निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए माध्य निकालने के लिए आपको माध्य निकालने के लिए अंतिम पद तथा प्रथम पद का आधा सीधे करना होता है। ये प्रथम पद और अंतिम पद क्या है, इसको बस आधा कर दीजिए, माध्य निकल जाते हैं। तो हमें माध्य से मतलब है, तो बस माध्य निकालेंगे, नहीं तो ऐसे जाइए बनाने तो आपको एसएन पे बनाने हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिखते हैं मीन इक्वल हो जाएंगे हम लोग का फर्स्ट नंबर, है ना, और प्लस हो जाएगा लास्ट नंबर अपॉन 2 होगा। तो देखिए फर्स्ट 1 है और लास्ट कितना है 301 है, अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 302 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, कितने आ जाएंगे हमारे 151 आ जाएंगे। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा 151। राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए और नहीं तो एपी पे चलिएगा ना बनाने दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसे देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेंगे एपी पे। देखिए क्योंकि हम लोग के पास स्टार्ट है कितने से नंबर, तो 1 4 है, ऐसे है ना, 1 4 7 10 है ना, ऐसे करते हुए बढ़ा हुआ है कितना 301 तक, कितने तक बढ़े हुए। तो आपके पास ए दिया हुआ है, ए जो स्टार्टिंग नंबर होता है प्रथम नंबर 1, है ना। फिर डी निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के इसमें से इसको घटा के, तो आप देखेंगे 7 में से 4 तो 3, इसमें से घटाएंगे 3, मतलब सभी में डिफरेंस हमारा 3, तो ये डी निकल जाता है। अब आपके पास टी एन दिया हुआ है, टी एन कितना है 301 दिया हुआ है। तो पहले आपको टी एन निकालने होंगे। यहाँ पे टी एन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे निकालेंगे तो ये 301 इक्वल ए का वैल्यू 1 प्लस एन हमें तो निकालना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। अब मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो ये एक जो है इधर जाके घटेगा, यानी 300 हो जाएगा, इक्वल में बताएंगे ये 3n और माइनस ये हो जाएगा 3, ये 3 भी जाके इधर जुड़ जाएगा, मतलब 303 बराबर अब बताएंगे 3n, 3 से काटिएगा तो 101 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 101। जब n की वैल्यू 101 आ जाएगी तब हमें निकालना है कि वो जो मिड आने वाला, मतलब जो माध्य आने वाला है, उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए जब n की वैल्यू आ जाती है ना, तब ये फार्मूला यूज करने का, n अपन 2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फाइंड करने होंगे, देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, आप सबको ऐसे बनाइएगा तो एपी के तहत 101/2 हो जाएंगे। सभी का तो वैल्यू दिया है, 2 गुने ए की वैल्यू हमारा 1 है, प्लस एन तो हमारा निकल चुका है 101 माइनस 1, और डी कितना है 3 है। चलिए यहाँ पे बनाएंगे 101 को तो आधा कर नहीं सकते हम लोग, तो 101 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डेसिमल में आ जाता। अब इसे गुणा करेंगे तो 2 और प्लस इसमें से घटाइएगा तो 100, 100 में 3 से गुणा करिएगा 300, ये 302 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 101/2 और गुणे हो जाएगा 302। इसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो एक ये हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास निकलेगा 1 और ये 5 और ये 1। आपने देखा कितना निकला, हम लोग के पास निकला 151, है ना। अब जो 101 इंटू निकला 151। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं माध्य। माध्य निकालने का तरीका जो होता है पदों का योग, पदों का योग करेंगे तो 101 और गुन्ने 151 आया, 151 अपॉन में कितने हो जाएंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है टोटल 101 है, तो 101 से 101 काटिएगा तो हमारा 151 निकल जाएगा। देखिए दोनों मेथड से हम लोग का 151 ही आ रहा है। आगे देखिएगा, कह रहे यदि किसी वितरण का माध्य कितना है 8.1, तो हमारे पास दिया हुआ सिग्मा एफ एक्स 132 प्लस 5 के, सिग्मा एफ बराबर 20 है, तो के का वैल्यू बताना है क्या होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा एफ एक्स है ना, अपॉन होता है सिग्मा एफ, इक्वल क्या होता है तो मीन होता है, मतलब माध्य होता है जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या है तो 132 और प्लस 5 के अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है दोस्तों एफ की वैल्यू कितनी है तो 20 है, 20 रखेंगे, इक्वल इसका कितना है 8.1 है ना, 8.1। अब क्रॉस मल्टीपल हम लोग करते हैं,
नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हम लोग के पास कितने बच जाएंगे, 20 और गुन्ने 8.1 डेसिमल को हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, इक्वल में 132 और प्लस 5 के हो जाएगा। इस जीरो से जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए ये 81 है हमारे पास, 81 में 2 से गुना करेंगे तो 2 8 गुना 16 162 हो जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 132 इक्वल 5 के। अब इसको घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 घटाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 1 में तो 0 और बट्टे में ये 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 6 टाइम में, मतलब के की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। देखिए है क्या 6, तो यस ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर डी है। साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री का मान कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए इसे बना के देखते हैं हम लोग कितना होगा इसका वैल्यू। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 17.5, साइन स्क्वायर 17.5 प्लस हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर 90 माइनस 17.5 लिख सकते हैं क्या। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 17.5 प्लस हो जाएगा ये कितना कॉस स्क्वायर 17.5, ये तो हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितने हो जाते हैं 1, और 1 इक्वल हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 ही का तो वैल्यू 1 होता है, तो यस तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे tan स्क्वायर 45, राइट आंसर बी करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, यदि √3 tan थीटा -1 इक्वल 0, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसे बना के देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारे पास दिया हुआ है √3 tan थीटा है ना, √3 tan थीटा -1 इक्वल 0 है। क्या हम लोग ऐसे √3 tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1, क्योंकि माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल 1/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में था डिवीजन में आ गया। तो आप ये बताइए ये कितने में tan का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये बताइएगा 1/√3 के जगह पे हम लोग tan 30 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल tan 30 का वैल्यू ही 1/√3 होता है। tan से हम लोग tan काट देंगे तो थीटा के वैल्यू हमारा कितने आ गए 30 डिग्री आ गया। जब थीटा के वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गया तो बनाना तो बहुत ही आसान हो गया। थीटा के वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गया तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री डालते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर लो तो ये 1/2 का करेंगे 1/4 हो जाएगा, माइनस इसका करिएगा तो 3/4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 में से ये 3 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे माइनस में 2/4, काटिएगा तो माइनस में 1/2 आएंगे। है क्या ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग बना देते हैं। देखिए रेशनलाइज करने का मतलब है कि इस वाले को सिंबल चेंज करना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे साइन होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है ना, होगा ना परिमेयकरण। अब देखिए आगे जब प्रोसेस करेंगे इसी पे रहेगा ऐसे पूरे, आगे प्रोसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी है a प्लस बी है तो दोनों सेम ही है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो आप बताइएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिखें, तो आप देखिए ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अभी इतना रहने देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर, यह तो होता है ना। अब देखिए ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से क्या हम लोग रूट को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस बचा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस बचा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और प्लस इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग
अलजेब्रा के जोड़ बनाते थे लिख सकते हैं, इसके ये और इसके ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/cos को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, सेक लिखते हैं ना, प्लस है तो प्लस, sin/cos को क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं ना, tan। तो देखिए सेक प्लस tan है क्या कहीं, सेक प्लस tan, तो ये सेक प्लस tan है आपके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पार्ट 3 साइंस का है। देखिए क्वेश्चन है कि गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता क्या है, बताइए क्या है विशेषता। कह रहा है कि अल्प अवधि तक दूध देना, बिल्कुल गलत। दीर्घ अवधि तक दूध देना, बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधकता क्षमता का होना, अल्प अवधि तक दूध देना व बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता का होना, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दोनों होगा दोस्तों। कह रहा सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोफ्लेथलीन का रंग कैसा होता है, फेनोफ्लेथलीन का रंग कैसा होता है, अम्ल में बताना है, तो आंसर बता देंगे रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन, आंसर बी करेक्ट। अयस्क किसका मिश्रण होता है, अयस्क किसका मिश्रण होता है, तो आप आंसर बताएंगे धातु अधातु उपधातु, बताइए, तो आंसर बता देंगे इनमें से कोई का भी नहीं होता है, राइट आंसर डी बताइएगा। अयस्क सामान्यतः मिश्रण है धातु अधातु एवं अशुद्धियां का। अयस्क सामान्य रूप से जो है धातु के होते हैं, जिससे धातु सस्ता एवं सुविधाजनक तरीकों से निष्कासित किए जाते हैं। अयस्क सामान्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और हेलाइड्स, ये 4 प्रकार होते हैं। आगे कह रहा है कि CO2 के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है, यह किस नियम का पालन करता है, कौन से नियम का पालन करता है, तो आंसर बताएंगे स्थिर अनुपात के नियम को पालन करता है, आंसर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी इकाई झिल्ली है, बताइए कौन सी इकाई झिल्ली है, तो आंसर बताएंगे ये प्लाज्मा झिल्ली, गोल्गिली झिल्ली, ईआर झिल्ली, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, सभी है। देखिए गोल्जी निकाय स्थानिक रूप से किसके लिए संबंधित है, बताइएगा किसके लिए संबंधित है, तो आंसर बता देंगे यह संबंधित है आपका ईआर के लिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, ईआर के लिए संबंधित है। ईआर मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, बताइए नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण सौर ऊर्जा है, कौन है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी बताइएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य स्थितियों में रक्तचाप कितना होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए, आंसर क्या बताएंगे 120/80 बताइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। देखिए आगे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए किसने लिखी है, तो आंसर बताएंगे चार्ल्स डार्विन, कौन लिखे, चार्ल्स डार्विन, आंसर ए बताइएगा। बताइए दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, बताइए क्या देता है, तो आंसर बताएंगे यह देता है गति, क्या देता है, गति, आंसर ए करेक्ट बताएंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया, बताइए क्या होता है क्रिया और प्रतिक्रिया, तो आंसर बताएंगे हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, बात तो सही है। परिमाण में बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं, ये भी सही। ये सभी कथन सही है, आंसर हम लोग का डी करेक्ट बताइएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। देखिए आगे कह रहा है कि सही या गलत बताएं, उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे, तो आंसर बताएंगे सत्य है, राइट आंसर ए बताएंगे सत्य है। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण दोबारा सुनाई देती है, उसे क्या कहलाती है, वह कहलाती है एक प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कहलाती है, आंसर सी करके बताइएगा। देखिए आगे, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन बताइए कौन सा है, तो आंसर बताएंगे वह है वन, ऑप्शन बी बताएंगे कौन है, वन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैर ज्वलनशील रसायन है जिनका उपयोग मुख्य रूप से डैश में किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो आंसर बता देंगे इत्र में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी, एक एयर कंडीशनर में भी, ये सभी में किया जाता है, आंसर डी बताएंगे सभी में।
वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है बताना है आपको। कौन से जिले में है स्थित? तो आंसर बताएंगे पश्चिमी चंपारण में। आंसर ए बताएंगे पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। एक बाघ अभ्यारण्य है ये। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर बता देंगे 1990 में हुआ था। बाघ गणना 2022 के अनुसार वाल्मीकि नेशनल पार्क बाघों की संख्या कितना हो गया है? 52 हो गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है? बताइए कौन है? नरोरा, कैगा, रावाभाटा, तारापुर, कौन है? तो आंसर बताएंगे ये है आपका तारापुर। राइट आंसर डी बताएंगे। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघाट के तारापुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ। कह रहा है कि 1 वोल्ट होता है किसके बराबर बताइएगा? 1 वोल्ट होता है 1 जूल बटे कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है बताइएगा? डायनेमो से प्रतिवर्ती दृष्ट धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं। दृष्ट कहने का मतलब है यहाँ पे एसी और यहाँ पे डीसी, तो आप बताएंगे दोनों। राइट आंसर सी बताएगा। डायनेमो से दोनों धाराएं ये होती है प्राप्त होती है। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक या कम या बराबर या सभी कथन गलत है? बताइए क्या होगा? तो आंसर बता देंगे अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। पार्ट नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? तो आंसर बताएंगे राजा होते थे। कौन होते थे? राजा। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। किसको धान के रूप में जाना जाता है बताइएगा? तो धान के रूप में चावल को ही तो बोलते हैं हम लोग। आंसर सी बताइएगा। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? कौन कार्य करता है बोलिए? तो आंसर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय करता है। द हेग में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इसका। स्थापना 1946 में। और इसमें के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? तो उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन ए बताएंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की में के खिलाफ जो समर्थन में आंदोलन था। यह 17 अक्टूबर 1999 को समूचे देश में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था। बताइएगा लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? लंदन में बताइए कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 10 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1863 को हुआ था। राइट आंसर बी होगा। अगला, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? देखिए ये तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है ना। अभी आपको पता होगा कि 2023 में ही सभी देशों को बीट करके जनसंख्या में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन हमें 2011 के अनुसार पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको और उसी के अकॉर्डिंग बताना है। बताइएगा किस देश का जन घनत्व भारत से अधिक है? बताइए किसका है? तो आंसर बता देंगे वो है बांग्लादेश का। आंसर ए बताएंगे बांग्लादेश का है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी जो नदी है वो है कर्णाली नदी। कौन सी है? कर्णाली नदी है। नेपाल एक स्थल देश है। डैश वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। कौन वो संसाधन बताइएगा? तो आप आंसर बता देंगे विकसित संसाधन
वे संसाधन हैं जिनके सर्वेक्षण किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित किए गए हैं। आंसर ये बताइएगा। ताजा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। आंसर बताएंगे हाइड्रोलॉजिकल चक्र। आंसर सी बताएंगे हाइड्रोलॉजिकल चक्र। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? किस राज्य में वन का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है? तो आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश। राइट आंसर सी बताएंगे मध्य प्रदेश में। बोगाई गांव बोगाई गांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? बोगाई गांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंसर बता देंगे असम में है। किस राज्य में है? असम में। आंसर सही बताएंगे। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग कौन नहीं बताइएगा? तो आंसर बताएंगे पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं। आंसर डी बताएंगे। हमारे देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, जौ, बाजरा। कौन सी है? चना। तो आंसर बताएंगे चावल है। राइट आंसर सही बताएंगे चावल। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, यह सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, यह भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? कौन से देश का है बताइएगा? अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर सी भारत का है। संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? भारत के राष्ट्रपति जिम्मेदार है, चुनाव आयोग, सांसद, उच्चतम न्यायालय। कौन है जिम्मेदार? तो आंसर बताएंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। जब हम मौलिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है? तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने सालों का होता है? कितने होता है? राज्यसभा जो होता है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में बताइएगा। अनुच्छेद 80 में है ना। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 होती है। और न्यूनतम उनकी आयु कितनी होती है? तो 30 साल होता है। 30 साल में वो इसमें जुड़ सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और देखिए इसका ना 3 साल होता है, ना ही 5 साल होता है, ना ही 2 साल, 6 सालों का होता है कार्यकाल। ऑप्शन सी बताएंगे 6 साल या 65 वर्ष जो सबसे पहले पूछ जाए। कह रहा है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? किस पर करता है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे निष्पक्ष चुनाव पे करता है। आंसर से बताएंगे। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्या है कुपरिणाम? अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे अलगाववाद। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। रोहन डैश द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे बताइएगा रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। आंसर्स सी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ बोल्ड फ्रेज। क्या है? ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। बताइए कौन से टेंस में है ये? तो आंसर बता देंगे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन सी बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू स्पीच। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नारेशन बनाना हमें। ही सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माई BA बाई नेक्स्ट ईयर। तो क्या बताइएगा इसका? इसका बनाएंगे हम लोग क्या? ही सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज BA बाई द कमिंग ईयर। ऑप्शंस ए बताएंगे। Select the most appropriate option to change sentence from direct speech to indirect। क्या है? He said, do you speak English? तो क्या बनाएंगे इसका? बनाएंगे क्या कि he asked me whether I spoke English। Answers B करेक्ट बताइएगा। Pick out the non-finite verb in a given sentence below। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि most were like playing games। इसमें कौन है non-finite verbs?
तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी ढूंढना है भाई हमें। आई हैड आई आई हैड लेइंग एंड चीटिंग, बताइए क्या है इसमें नॉन फाइनाइट, तो आंसर बता देंगे लेइंग और चीटिंग दोनों इसमें नॉन फाइनाइट है, आंसर डी करेक्ट बताएंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, ओके हमें वॉइस दिया गया है, बनाते हैं। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो क्या बनाएंगे इसका, इसका बनाइएगा कि आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आंसर बी करके बताएंगे। ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हाइपन, क्या कहते हैं इसे, हाइपन कहते हैं। सेमीकोलन आपको पता होगा इसे कहते हैं, क्लोन इसे कहते हैं, कॉमा तो इसे कहते हैं, तो आंसर डी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वोटेशन मार्क इन अ क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस, बताइए क्या होता है क्वेश्चन मार्क से, मतलब ही होता है हम लोग का कि उससे पूछना, सवाल को पूछना, टू आस्क अ क्वेश्चन, आंसर ए। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, तो आइए देख लेते हैं क्या है, कह रहा है क्या, योर योर रिलीजियस व्यूअर्स व्यूज आर डिफरेंट डैश हिज, तो आंसर बता देंगे फ्रॉम हिज, आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर वाज टू बुक्स डैश द टेबल, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा इसमें, तो आंसर बता देंगे इसमें लगेगा ऑन द टेबल, आंसर डी करेक्ट होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या है, डैश अनुज वाज वाचिंग अ मूवी अलोन इन हिज रूम, ही heard a blood curdling scream, आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे विल, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, विल होगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, बताइए क्या होगा इसमें, देखिए क्या है क्वेश्चन कि आई मस्ट फिनिश दिस नोवेल, देयर आर स्टिल फ्यू चैप्टर्स, आंसर्स क्या बनेंगे, तो आंसर्स बनेगा हमारा आई हैव स्टिल फ्यू चैप्टर्स इन दिस नोवेल टू फिनिश, आंसर्स ए बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, क्या है ब्लैक शिप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, तो आंसर्स क्या बताएंगे, एंड डिसरेट एंड डिसरेप्टेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, है ना, डिसरेप्टेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, आंसर्स यहाँ पे बी करेक्ट बताएंगे, डिसरेप्टेबल मेंबर ऑफ ग्रुप होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, गो डाउन, बताइए गो डाउन का मतलब क्या होता है, कम होना, कम होना, तो आंसर क्या बताएंगे, टू बी रिड्यूस्ड मतलब घटना, आंसर डी करेक्ट होंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, नॉकआउट, नॉकआउट मतलब किसी पर प्रहार कर हराना, किसी पर जो है प्रहार करके हरा देना, तो आंसर्स क्या बताएंगे, टू विन बाई हिटिंग अनदर वन, है ना, मतलब आप जीत जाओ किसी के ऊपर अटैक करके, आंसर सी बताइएगा। करेक्ट, कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द चांस इफ वी डैश द डिसीजन इन टाइम, तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे हैड मेड, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्या है, विल यू टेक्स मी व्हेन यू अराइव देयर, विच कंडीशनल इज दिस, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फर्स्ट राइट आंसर बी करेक्ट होंगे। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, द सन डैश इन द ईस्ट, बताइए क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, मेनी स्टूडेंट्स डैश द पार्टिसिपेट, आंसर्स क्या होंगे, तो आंसर बताएंगे मैनी स्टूडेंट्स वेयर टू पार्टिसिपेट, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आगे देखिए क्या आएगा, यहाँ से एफ से यू आया, ओके, सभी एक दूसरे के विपरीत है यहाँ पे,
है ना। तो जस्ट हम लोग भी विपरीत बनाते हैं। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एस होता है। जस्ट डी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। जस्ट डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और इसका क्यू होता है। तो कौन सा आंसर आ रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर बी। किसी भाषा में डी मतलब 23 दिया हुआ है, तो डॉन का 48 दिया, उसी भाषा में डॉक्टर को क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखा गया। डी जो होता है दोस्तों विपरीत वैल्यू 23 होता है ना। ठीक है, ये विपरीत वैल्यू 23 आ गया, तो सभी का विपरीत वैल्यू, इसका 23 हो गया। ठीक है, तो ओ का भी विपरीत वैल्यू 12 हो गया। इसका विपरीत वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सभी को इंक्लूड करेंगे तो 48 आ रहा है। सेम यहाँ पे सभी का विपरीत वैल्यू निकालना है। डी का कितना लिखेंगे हम लोग, 23 लिखेंगे। ओ का कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, और सी का कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। आगे इसके बाद है टी का कितना लिखेंगे, तो आप 27 में से आप कितने 20 को हटा लो तो कितने हो जाएंगे, 7 लिखेंगे। ओ का फिर यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो इसमें इसको 24 बना देते हैं सीधे, 12 12 24 हो गए। और आर का कितना हो जाएगा, 9। तो आप 9 और 7 यहाँ पे 16 इसको कर सकते हैं हम लोग सीधे। अब देखिए 16 24 24 और 23 को ऐड कर लेंगे, सो हमारा आंसर रहेगा। तो सभी को ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे, 87 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। कह रहा है क्या कि आर पी के पश्चिम में है। आर कहाँ है, तो पी के पश्चिम में है। आर को हम लोग रख देते हैं पी के पश्चिम में। ठीक है, पी के पश्चिम में हो गया आर। अब देखिए कह रहा है क्या कि टी जो है एस के पूरब में है। टी जो है एस के पूरब में है, एस के पूरब में है टी। ठीक है, एस के पूरब में हमने टी को रख दिया। कह रहा है कि पी जो है एस के उत्तर में है। पी कहाँ पे है, एस के उत्तर में है। एस के उत्तर में तो है, ठीक है। तो आर टी से किस दिशा में है, आर जो है टी से किस दिशा में है, टी से किस दिशा में है, तो आप बताइएगा किस दिशा में आ रहा है। तो ये दक्षिण पूरब में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, दक्षिण पूरब में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि वर्णमाला में अक्षर डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो आप वर्णमाला में जब जाइएगा ना, अक्षर डी और एन के मध्य में आई आता है, और आई के दाएं से दूसरे, तो 9 और 2 11, 11 पर क्या आता है, के आता है। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सभी का सिंबल चेंज करना है। प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग कर दो। आगे कह रहा है कि माइनस का अर्थ है गुना, गुना कर दो। और गुना का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे भाग करेंगे, ये कटेगा क्या 16 से, तो बिल्कुल कटेगा। कितने टाइम में कटेगा, तो अब बताएंगे कि ये 2 और 2 22 टाइम में कटेगा। और गुने 22 बच्चे कितने हो जाते हैं, 110। 110 में से 110 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। 7 से 34 है जैसे 5 से डैश, बताइए 7 से 34, तो 7 से 34 कैसे है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जा रहे हैं, 7 आ जा रहे हैं। वैसे ही 5 कैसे होंगे, 3 और 3 ये तो 6 नहीं, 4 और 2 6 नहीं, ये कितने होंगे, 5 4 9 नहीं, 4 1 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 41 हो जाएगा। वैसे कह रहा है कुछ समीकरण को निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण का सही खोज क्या होगा। आइए देख लेते हैं। 4 गुने 5 20, 20 और 3 में गुना करेंगे तो 60 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 70 दिया है, कोई नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, 6 गुने 5 30, 3 और 4 में गुना करेंगे 120 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कितना 140 दिया हुआ है। इसमें 20 ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें 10 ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 7 और यहाँ पे करते हैं 30 और 7 या 21, मतलब कितना आना चाहिए था हम लोग का, तो आना चाहिए था 210 आना चाहिए था, है ना। एग्जैक्टली 210 ही आएगा, मल्टीपल करेंगे तो। ये कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ये हमें इसमें बता देना है। तो देखेंगे 7 और 6 में पहले आपको पहले से ही बताते चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गुना किया 5 और गुने 4 20 हो गए, 20 तिहाई कितने हो जाएंगे, ये जो भी दिया है हमने लिख लिया। तो 4 तिहाई 12, 12 25 60, मतलब टोटल हमारे पास आ गए 60। 60 में और ये कितना भरा हुआ है 10, तो सीधे हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है ना, 10 लिखे हैं। ओके, जब 10 लिखे हम लोग, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे पहले 60 को हटा दीजिए, है ना। इसका वैल्यू 60 ही होता है, लेकिन कि इसमें 10 बढ़ाया गया है। आगे देखिएगा, इसमें इसमें मल्टीपल कर 30 और 4 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाते हैं, टोटल 120। लेकिन कितना बढ़ाया गया है, 20 बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे फिर हम लोग करते हैं क्या कि आगे करते हैं यहाँ पे, ये 30 और 3 और 7 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 7 में गुणा करेंगे तो 21, 210 आ जाएंगे। 210 में हमें कितना
इसमें देखिए 10 बढ़ाएंगे, इसमें 20, तो इसमें 30 ही तो बढ़ाएंगे, 30 बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 240। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 240। देखिए चुने गए कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है, कौन सी जोड़ी आगे आएगी, तो देखेंगे 28 से 25 ये 3 घटा, चाहे ऐसे देखेंगे हम लोग 28 है ना यहाँ पे, तो देखेंगे 28 से हम सीधे चलते हैं कहाँ 21 के पास, दो संख्याएं को छोड़ छोड़ कर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो 28 से हम 21 कितना का डिफरेंट हुआ 7 का, फिर 25 से 18 का ये भी 7, 5 से 5 ये तो 5 की 5 रहने देते हैं हम लोग, ठीक है 5 5 रहने देते हैं, यहाँ पे 5 है मतलब ये दो संख्या बाद 5 ही आएगी, ठीक है। फिर 21 से 14 फिर 7 का डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंट 18 से 7 का डिफरेंट करिए कितना 11 आएगा कि नहीं 11। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो 5 की 5 मतलब 11 और 5 आना चाहिए, 11 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कह रहा है कि पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर पर 5वें स्थान पे, ऊपर भी 5वें नीचे भी 5वें है, तो पंक्ति में कितने पेड़ है टोटल 10, 10 में से एक घटाइए, क्यों एक घटाइएगा, तो आप बताएंगे कि दो एक ही पेड़ को दो बार काउंट किया जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसी कारण टोटल पेड़ों की संख्या 9 हो जाएगी, आंसर बी करेक्ट बताएंगे। क्वेश्चन आगे है लुप्त संख्या बताना है, 50 से 55 61 68, तो आगे क्या आने वाली है। देखिए यहाँ से कितना बढ़ा 5 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा तो आप बताएंगे 6, यहाँ से कितना 7, तो यहाँ से 8 बढ़ाना दीजिए, तो 8 बढ़ाएंगे 76, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।